अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आज रोमा और हरमीत दोनों हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। इंशाल्लाह ताला कल हरमीत तो होगा, रोमा 2 दिन की छुट्टी पे, तो आपको इंशाल्लाह ताला मंडे को जब वो आएगी तो दोबारा उसका खिलखिलाता हुआ चेहरा नज़र आएगा। उस वक्त तक हम कोशिश करेंगे आपको एंटरटेन करें, आपको आगाह रखें, आपको इन्फॉर्मेशन दें मुख्तलिफ जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उस हवाले से। मैं सबसे पहले आज के रन डाउन की बात करूँगा। रन डाउन में सबसे पहले हमारे पास डेली डोज है जो हम हमेशा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उसके बाद टॉप स्टोरीज़ में हमारे पास वज़ीर आज़म की KCR मनसूबे को सी पैक में शामिल करने के हवाले से कल जो कराची में उनका दौरा है उस हवाले से बात करेंगे। उन्होंने बहुत मसरूफ़ दिन गुजारा। शहबाज शरीफ ने जो कायद के मज़ार से शुरू हुआ उनका, और फिर वज़ीर आला सिंध से मुलाकातों में उन्होंने बहुत से मुआहदे जो थे वो देखे, उनकी तफसीलात आगाह उनको किया गया तफसीलात से, उसके बारे में उन्होंने जाना। और फिर MKM के मरकज़ बहादुराबाद भी गए जो आर्जी मरकज़ है, वहाँ पे उन्होंने उनके साथ ये यकीन दहानी करवाई कि उनके साथ जो मुआहदे किए गए हैं उन पर यकीनी तौर पे अमल दरामद होगा। हम हुकूमत को बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई नहीं करने देंगे, ये कहा कल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद के। और बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या रेकी आप जानते हैं एक तरीका इलाज है, रूहानी तौर पे इससे इलाज करते हैं, इससे इलाज मुमकिन है बीमारियों का। इस हवाले से हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे रोज़ेदार के लिए एक मतवाज़न ग़ज़ा कौन सी होनी चाहिए। ये ज़ेब गोंदल हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होंगी, उस हवाले से हम आपको बताएंगे। एक फ़िल्म का ट्रेलर भी हमने आपको दिखाना है जो तेरे बादरे दी राखी सैयद नूर की नई फिल्म है, उस हवाले से हम ट्रेलर भी देखेंगे, कुछ थोड़ी सी बात भी करेंगे। और फिर सबसे आखिर में रहमतों वाला बरकतों वाला महीना जो हमारा चल रहा है उस हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक जो हम हदिया नात पेश करते हैं वो हदिया नात पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी ऐना सकीना नात खां हमारे साथ मौजूद होंगी। थोड़ी सी तरह बात कर लेते हैं। कल इमरान खान ने जलसा किया, काफ़ी बड़ा जलसा था जिसमें उन्होंने दोबारा नारा लगाया कि ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे, आज़ादी होगी। और आज़ादी के लिए उन्होंने दोबारा वही लेटर लहराया और उन्होंने लोगों को बताया, इस बात का इरादा किया, उस बात के बारे में उन्होंने बात की कि लेटर लिखा गया था और लेटर में ये कहा गया था कि रजीम चेंज कर दी जाए तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। अगरचे अमरीकी वजारतें जो मुख्तलिफ वजारतें हैं उसके बारे में ये क्लियर करती चली आ रही हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में हम मुदाखलत नहीं करते। और कल भी उन्होंने जॉन कर्बी ने इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में पाकिस्तान का किरदार कलीदी है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और इस हवाले से हम कोई बात नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की जाए। पाकिस्तान में अमरीकी फ़ौज का कोई किरदार नहीं देख रहा, वो ये कहते हैं। ख़ित्ते में सलामती के हवाले से, इस्तेहकाम के हवाले से अमरीका पाकिस्तान के मफादात के एक मुश्तरका हैं, ये भी जॉन कर्बी ने कहा। लेकिन इमरान खान जो हैं इस वक्त एक एग्रेसिव स्टांस पे हैं, बहुत गुस्से में हैं और उस गुस्से में वो बहुत कुछ कहे जा रहे हैं। उन्होंने हफ्ते के दिन कराची में कॉल दी हुई है कि जलसा करेंगे और उसके साथ उन्होंने पूरे पाकिस्तान में बात की है कि पूरे पाकिस्तान से शहरी बाहर निकलें। अपने जो एक एतराज़ है उनका एक इस बात के ऊपर कि एक मुंतखब हुकूमत को ज़बरदस्ती ख़त्म किया गया, उस हवाले से अपने एहतजाज को वो नोट करवाएं और अपने एहतजाज के बारे में बात करें। तो हफ्ते का दिन है उसके लिए मुतय्यन, अब कितनी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, क्या होगा, ये तो हफ्ते का दिन बताएगा। लेकिन कल का जलसा हम कम से कम ये कह सकते हैं कि कल का जलसा एक बड़े जलसों में से था। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने डेली डोज की तरफ। मैं आपको उसमें सबसे पहली ख़बर ये बताऊं कि जो हमने पिक की है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 की प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी है। इसके तहत कौमी टीम के क्रिकेट के कप्तान हमारे जो हैं बाबर आज़म, वो प्लेयर ऑफ द मंथ का एजाज़ उन्होंने हासिल किया है। ये दूसरा मौका है कि जब ये नाम
अपने नाम करने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट में टॉप 10 बॉलर्स में शामिल हो गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट में चौथी, वनडे में 7वीं, जबकि T20 में 10वीं पोजीशन के ऊपर हैं। शाहीन शाह अफरीदी का भी तरक्की का ये सफ़र जारी है और उम्मीद करते हैं, अभी उनकी उम्र 21 बरस है, कि आइंदा चल के बहुत से एजाज़ात वो अपने नाम करेंगे। बाबर आजम भी अभी 27 बरस के हैं और जैसे आपने ये देखा अभी हालिया क्रिकेट सीरीज़ जो हुई ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें भी उन्होंने बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। तो अगरचे पाकिस्तान वो हार गया था सीरीज़, लेकिन फिर वनडे में कम बैक हुआ। पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के ऊपर बड़े सख्त मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को वनडे की सीरीज़ में शिकस्त से दोचार किया और अपने नाम ट्रॉफ़ी की। बाबर आजम T20 और वनडे रैंकिंग में पहली, जबकि टेस्ट रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पे हैं और बल्लेबाजों में उनकी पोजीशन बरकरार है। मैंने आपको शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बताया, शाहीन शाह अफरीदी की पोजीशन कौन सी है। मोहम्मद रिजवान हमारे प्लेयर जो हैं वो एक दर्जा तनाज़ुली का शिकार हुए हैं। उनकी वो फॉर्म हमने देखा था कि जो पहले बाकी उनकी चलती चली आ रही है वो बरकरार नहीं रही ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ में। हम उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्द वो अपनी रिगेन करेंगे फिटनेस भी और अपनी फॉर्म भी। वो बड़ी ज़बरदस्त बात कही जाती है कि गवास्कर ने एक ज़माने में कहा था कि जो फॉर्म है वो टेम्परेरी होती है लेकिन क्लास हमेशा बाकी रहती है। तो क्लास हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। बाबर आजम के हवाले से भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से पहले कुछ थोड़ा सा धुंधलाया हुआ उनका स्टाइल लगता था, लेकिन फिर वो देखा हमने कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। इसी तरह से मोहम्मद रिजवान भी अगर टेम्परेरीली वो इस वक्त धुंधलाए हुए हैं, उस तरह की फॉर्म का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि वो बहुत जल्द अपनी रिगेन करेंगे अपनी फॉर्म को और अपनी क्लास तो उनकी मौजूद है ही। हमने ये देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैं जैसे पहले भी बात कर रहा था, बाबर आजम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी थी और उसी की बुनियाद के ऊपर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ICC ने उनको वनडे में और टेस्ट क्रिकेट में पहले दर्जे के ऊपर रखा है। T20 में अलबत्ता थोड़ा सा वो नीचे आए हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह उनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। क्या आप फ़ज़ा में डिनर करने का रिस्क, ये खबर है हमारे पास, फ़ज़ा में डिनर करने का रिस्क ले पाएंगे आप? ये खबर सुन के लगता है जैसे कि पता नहीं आपको कोई खलाई रॉकेट में भेज दिया जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये इंडोनेशिया में एक रेस्टोरेंट है जिसने 50 मीटर अपने प्लेटफॉर्म को ऊपर उठाया और इसके ऊपर 32 अफराद बैठ के डिनर कर सकते हैं। ये हवा में, खला में, फ़ज़ा में, क्या कहिए, जो भी उस हवाले से है। थोड़ा सा ऊपर आप ये जैसे विजुअल में देख रहे हैं, ऊपर हवा में बैठे तैरते हुए साथ जैसे होता है चकोले खाते हुए आप, तो आप वो वहाँ पे अपना खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं आसपास के मनाजिर को। तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये सीन है। आप अगर ये देखें तो मतलब आपको अंदाज़ा होगा कि डिनर के साथ साथ नज़ारे और थोड़ा सा एक रिस्क का एलिमेंट भी आ जाता है। बहुत से लोग ऐसे जो हाइट के फोबिया में मुब्तला होते हैं वो इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऊंचे मीनारों पे चलते हुए, चढ़ते हुए या ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ते हुए, इवन आप ये देखें कि जब इस वक्त पहाड़ों पे जा रहे होते हैं मरी वगैरह में, तो लोगों को बहुत से को फोबिया होता है और वो ऊपर जाने से एतराज़ करते हैं, हाइट पे जाने से एतराज़ करते हैं। तो यहाँ पे हाइट पे जाने का एक जो शौक़ रखते हैं वो लोग जाएंगे और वो जाके डिनर करेंगे। हमारी अगली खबर है, एक मिस्री पैराक ने टांग गंवाने के बाद 2 नए आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिए। मिस्र का एक पैराक है जो एक एक्सीडेंट में सीना में वादी में उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी एक टांग ज़ाया हो गई थी और शुरू में उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसलिए कि उसको अपने बिस्तर पे आना, बिस्तर से उठना, अपने घर में इधर उधर जाना, वॉशरूम में जाना, ये तमाम बड़ी मुश्किलात उसके लिए थी। लेकिन उसने इन मुश्किलात का सामना किया और अपने आप को तैराकी के मैदान में उसने मनवाया।
मुसलसल जदोजहद की और अब 2 रिकॉर्ड उसके नाम हैं। 31 साल ये उमर हिजाज इनका नाम है और बड़े ही शानदार तरीके के ऊपर इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। हम चलते हैं ये छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि हम वज़ीर आज़म के KCR के मंसूबे को शामिल करने के हवाले से बात करेंगे CPAC में, और बाकी भी सेगमेंट्स हमारे मौजूद हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक हम चलेंगे अभी थोड़ी देर में नज़ीर लगारी की तरफ, जो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। हमारी बात होगी कराची में जो दौरा था वज़ीर आज़म का, वो किस तरह का रहा। लेकिन उसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आते ही बहुत तेज़ी भी उनके अंदर मौजूद थी, वो दिखानी शुरू कर दी। आज सुबह भी वो 7 बजे मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए। उन्होंने जायज़ा लिया जो एक मेट्रो बस चलनी है इस्लामाबाद में नई, जिसका पेशावर मोड़ से लेके एयरपोर्ट तक उसने चलना है, उसका जायज़ा लेने के लिए वो पहुंच गए। मैं पहले आपको एक शॉर्ट सुनवा दूँ जो शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध के साथ है, मुराद अली शाह के साथ। पहले वो शॉर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं नज़ीर लगारी साहब से। आई चल के शॉर्ट देखें पहले। ट्रांसपोर्टेशन में और पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें और दूसरे मंसूबों में, और मैंने उनको यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट में जिस लायक भी हैं, हम इंशाअल्लाह हैंड होल्डिंग करेंगे और आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। KCR जो है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मैंने कहा कि हम कोशिश करें कि इस मंसूबे को CPAC का हिस्सा बनवाएं, जहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मैंने देखा ऑरेंज लाइन है, रेड लाइन है, ग्रीन लाइन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। तो मैंने कहा कि एयर कंडीशन बसेस अगर कराची में हज़ारों की तादाद में अगर मंगवाई जाएँ एक बड़े शफाफ और ट्रांसपेरेंट तरीके से, और प्री क्वालिफाई किया जाए ट्रांसपोर्टर्स को जो उसके अच्छे जिनकी शोहरत है, फिर उसकी बिडिंग हो, तो उसके नतीजे में हम कोशिश करके मिल के बैंक से उनको कर्ज़े दिलवाएंगे और उसका जो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, जो सर्विस चार्जेस इंटरेस्ट कहते हैं, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट मिल के उसको अगर एब्जॉर्ब कर ले हम, तो एक बहुत बड़ा एक होगा इंसेंटिव ट्रांस। जी, आपने शॉर्ट देखा वज़ीर आला का, जिसका वो बता रहे थे कि कराची में ट्रांसपोर्ट के मंसूबे हों या फिर पानी की कमी का मसला हो, इस दोनों के बारे में फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा डालेगी और जितने भी फंड उनके पास मौजूद होंगे ज़रूर उसका इजरा किया जाएगा। कराची ट्रांसपोर्ट के बारे में जो KCR है उसके बारे में उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि इसको CPAC मंसूबे का हिस्सा बना लिया जाए। वज़ीर आज़म का दौरा कैसा रहा, इसमें जो उन्होंने मुलाकातें की हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम चल के बात करते हैं नज़ीर लगारी साहब से। हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब वालेकुम सलाम। सर, जो दौरा था बड़ा तूफ़ानी दौरा किया वज़ीर आज़म ने, और जो शहबाज शरीफ मशहूर हैं जिस काम के लिए, और वो ये है कि वो बहुत तेज़ काम करते हैं, सबको भागना पड़ता है उनकी स्पीड के साथ। वो स्पीड वहाँ भी नज़र आई। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि इम्पोर्टेंस जो वज़ीर आला के साथ की, बड़ी देर हमने जब देखा पिछली गवर्नमेंट थी तो मुखासमत का माहौल रहा है सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में। एक तो वो कम होती नज़र आती है, और दूसरे ये जो मंसूबे हैं इन हवाले से बताइए कि ये कितने वादे जो हैं उनके ऊपर फेडरेशन वादा करके उसके ऊपर अमल दरामद करने की पोजीशन में है। शुक्रिया राव साहब। बात यह है कि शहबाज शरीफ की शख्सियत के बारे में एक तासुर ये है, मेरा ज़ाती तासुर है, वो ये है कि नज़रियाती एतबार से वो कुछ भी हों और उनका भुट्टो साहब से मेल खाते हो ना खाते हो, लेकिन कारकर्दगी एतबार से वो बहुत शार्पनेस होती है जो भुट्टो साहब के अंदर होती थी। बहुत तेज़ रफ्तारी से काम करना, तमाम कामों के बारे में आगाही हासिल करना, मुकम्मल तौर पर बाखबर होना और फिर क्विक एक्शन लेना, ये मैंने देखा है शहबाज शरीफ के अंदर। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब, बल्कि मैंने उनके साथ 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि उनके साथ नाश्ते का इत्तेफाक हुआ या हमने सफ़र का इत्तेफाक हुआ उनके साथ, तो मैंने कभी नहीं देखा जब नाश्ते के पर बैठते हैं तो उस वक्त तक सुबह के 7 बजे तक वो
तमाम अखबारात की क्लिपिंग्स देख चुके होते हैं और फिर उस पर आर्डर कर रहे होते हैं कि जनाब इनके मामलात को कैसे देखा जाए। बहुत बहुत जल्दी वो सहर खेज हैं, यानी बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बहुत जल्दी उठकर काम शुरू कर देते हैं। जाहिर है वो कराची पहुंचे हैं, कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। दो मसाइल तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा हैं। एक तो यह है कि मास ट्रांजिट का मसला, इतना बड़ा शहर, इतनी बड़ी आबादी का शहर जो है उसके वहाँ यहाँ मास ट्रांजिट का कंसेप्ट नहीं है। लोगों ने अपने मसाइल के हल के लिए, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट मिलती ही नहीं है कराची में, तो लोगों ने अपने ज़ाती रिक्शे ले लिए या ज़ाती बाइक्स ले लिए और अपनी सवारी इसी तरह लोग अपना सफ़र करते हैं अपने ख़ानदान के साथ। छोटे छोटे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के भी और उससे भी नीचे की क्लास के लोग कम अज़ कम ये कहते हैं कि बाइक होनी चाहिए या एक रिक्शा होना चाहिए, उसके ज़रिए सफ़र किया जाए फैमिली के साथ। मास ट्रांजिट जो KCR का ये कह रहे हैं कि सी पैक में उसको शामिल कराया जाए, लेकिन मास ट्रांजिट के रूट को क्लियर कराना किसी के बस की बात नहीं है। ये यहाँ से डिग रोड स्टेशन से शारा फैसल कॉलोनी से डिग कॉलोनी का स्टेशन, उसके बाद से ये राइट को टर्न करती थी टुवर्ड यूनिवर्सिटी और फिर यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद ये जाती थी इसकी तरफ जाती थी, ईस्ट नॉर्थ की तरफ जाती थी और गिलानी स्टेशन पहुँचती थी, फिर आगे लियाकताबाद, फिर नाथ नाजाबाद, फिर औरंगी स्टेशन, फिर साइड, फिर जाकर वहाँ पर वजीर मेंशन में वो जाकर RCD रोड को क्रॉस करके, शेरशाह को क्रॉस करके वहाँ जाकर जो है वो मिलती थी, बिल्कुल सिटी स्टेशन के करीब जाकर वो पहुँचती थी और वहाँ जाकर मिलती थी। अब ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि इमारतों का जंगल खड़ा हो गया है तमाम रेलवे स्टेशनों पर। ये 1996 या 95 में आखिरी बार यहाँ पर हमारी जो गाड़ियाँ आती थी खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, वो यहाँ पर भी आती थी इन स्टेशनों पर। वो रूट ही ख़त्म हो गया, रेलवे लाइन ही ख़त्म हो गई है। अब ये पिछली दफ़ा जो है वो जस्टिस गुलजार साहब जो है चीफ जस्टिस जो थे, वो बार बार कहते हैं भाई उसको रूट को क्लियर करो, रूट को क्लियर करो। वो नहीं हुआ, नहीं हो सकता ही नहीं है ना। बाज़ ऐसी मजबूरियाँ हैं, यहाँ सूबाई हुकूमत का भी बस नहीं चलता, जहाँ फेडरल हुकूमत का भी बस नहीं चलता, जहाँ ऐसी इंक्रोचमेंट है जहाँ किसी का बस नहीं चलता है, तो वहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं हटाई जा सकती। और फिर पूरा आगे इमारतों का जंगल है जिसके बारे में कई मल्टी स्टोरी हाई राइजेस बनी हुई हैं और उनको गिराना पड़ेगा अगर उस रूट को बहाल करना पड़े। मुझे नहीं लगता है कि कोई नया रूट बना सकते हैं, कोई नई जगह बना सकते हैं, कोई नई सड़कों को इस तरह डेवलप करें कि वो रेलवे लाइन की तरफ मिलाएं, ये हो नहीं सकता है। और कई ऐसी चीज़ें पिछली हुकूमत ने, जो आ रही जो हुकूमत है, उसने कोई ऐसी चीज़ें प्रपोज की जो मुमकिन ही नहीं थी। वो रेलवे लाइन को जो है वो मंगोपील पर ले जाना चाहते थे, एक बिल्डर की खातिर ये सारा कुछ हो रहा था और इतना ख़तरनाक मनसूबा, वो अब भी उस पर शायद अमल हो रहा हो या कुछ ना कुछ हो रहा हो, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने भी अपना कोई इसके साथ कंसेंट दे दिया था या शहर की जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इसलिए भी वो बिल्डर बहुत बड़ा ताकतवर बिल्डर था और इन सबको जो है, मैं मलिक रियाज की बात नहीं कर रहा, बहरहाल वो जो है वो एक बिल्डर ने बहुत ताकत हासिल की हुई है, वो जो चाहते हैं वो करा लेते हैं, तो वो उनसे भी करा लिया था, इन्हों से भी करा लिया था, लेकिन वहाँ रेलवे लाइन नहीं जा सकती है, पॉसिबल नहीं है कि वहाँ जाए। वहाँ पर बहरहाल लोगों के घरों की तोड़फोड़ होगी, सब कुछ होगा, लेकिन रेलवे लाइन नहीं पहुँच सकेगी। और ना सिर्फ ये कि वो तो शायद उनके मनसूबे ही और हो गए हैं कि जी पूरी कच्ची आबादियों के ऊपर से गुजार कर एक फ्लाईओवर गुजारा जाए और वो 1-1.5 किलोमीटर का, बल्कि इससे ज़्यादा बड़ी आबादियों को जो है वो बिल्कुल बांध दिया जाए और उनको ख़तरनाक हद तक डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, एक दूसरे के साथ जो उनका रवाबित है वो ख़त्म कर दिए जाए और एक चंद 100 घरों के लिए जो है ये पूरी आबादी में से गुजार कर, वहाँ नुसरत भुट्टो कॉलोनी है, वहाँ पर मियाँ वाली कॉलोनी है, वहाँ पर क्वारी कॉलोनी है, वहाँ पर एक और गोठ है, 2-4 गोठ और हैं और वो बाकायदा रेगुलाइज्ड गोठ हैं, आबाद गोठ हैं और हज़ारों की आबादी, मेरे ख्याल में 1 लाख की आबादी हो सकती है, जिसको 500 घरों के लिए आगे से यहाँ से गुजार कर ले जाना चाहते हैं। वो पिछली हुकूमत का मनसूबा था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट भी उनके साथ ताउन कर रही थी और KMC भी चूँकि वो बड़ा दौलतमंद आदमी है और बड़े फैज़ वाला आदमी है, तो उसके साथ ये काम हो रहा था। अच्छा तो साहब, इसी तरह से जैसे आपने बात बताई, पानी का मसला भी कराची का बहुत बड़ा मसला है। मैं कराची रहा हूँ जो 3-4 बरस, मैंने देखा कि जो आबादियों के रहने वाले लोग हैं, शहरी आबादियों के, उनको 3 तरह का पानी ख़रीदना पड़ता है। टैंकर अलग आते हैं, बर्तन धोने, सब्जियों के लिए अलहदा पानी आता है, पीने के लिए अलहदा पानी आता है। तो डिमांड
लोगों की बहुत ज़्यादा है, पानी का मसला हल किया जाए। इसके बारे में भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि पानी का मसला हल करेंगे। ये भी कोई प्रैक्टिकल लगता है आपको कि हो पाएगा? ये K4 का मंसूबा तो हो पाएगा और शायद ये मुकम्मल हो, लेकिन असल मसला ये है कि कराची के और कराची के जो लोग हैं उससे बेनिफिशरी नहीं हो सकेंगे, उनके लिए ये मसला रहेगा। बात ये है कि अल्लाह ना करे कि इस मुल्क कराची शहर के अंदर कोई शख्स इसलिए नहीं फौत हुआ है कि प्यास लगी हो और पानी ना मिला हो, तो पानी तो मिल जाता है लेकिन पानी की मैनेजमेंट नहीं है, वाटर मैनेजमेंट नहीं है, वाटर मैनेजमेंट नहीं है, लाइनें नहीं है और हुकूमत ने इस तरह का इंतजाम नहीं किया है कि लोगों को प्रॉपर पानी मिले। और वहाँ मौके पैदा किए गए कि वाटर माफिया, टैंकर माफिया पैदा की जाए और टैंकर माफिया जो है उसको कई इदारे होल्ड करते हैं, बल्कि कई इदारों ने बाकायदा जिनका काम नहीं था उन्होंने ये काम अपने हाथ में ले लिया और पानी की वाटर टैंकर चलाने की भी मैनेजमेंट अपने हाथ में रख ली। इससे ये हुआ कि लोगों को पानी बहुत महंगा मिलने लगा। एक एक टैंकी, जो छोटी छोटी टैंकी होती है, वो लोगों की आमदनी जितनी होती है दिन भर की उतनी में वो टैंकी मिलती है। उस टैंकी को लेकर वो खाएंगे क्या और वो पानी कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत बड़ा मसला है। बहरहाल पानी का मसला हल हो सकता है अगर वाटर मैनेजमेंट की जाए और जो पानी K4 का आया है वो बहरहाल बड़े इलाके उससे फैलियाब होंगे जो अब शहर से बाहर हैं। जो शहर का जो इलाका है उससे पोश आबादियां बन रही हैं, ज़ाहिर है बहरिया टाउन है, डिफेंस फेज 9 है, उससे आगे जो है वो ASF कॉलोनी है, उससे आगे जो है वो अपना हमारी एयरफोर्स की अब नई आबादियां बन रही हैं। अब तो ये नूरियाबाद तक चला गया है रिहायशी इनका सिलसिला, तो रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, पानी की डिमांड भी बढ़ रही है और अगर ये पानी आता है तो डिमांड और ज़्यादा हो चुकी होगी। उन्होंने तो एक लिमिटेड डिमांड के लिए K4 का मनसूबा सोचा था, अब तो आबादी कहीं आगे बढ़ गई है। अच्छा, अब ये फरमाइए कि MKM के साथ भी वो बहादुराबाद गए, MKM के साथ उनकी मुलाकातें हुई। MKM की ज़ाहिर डिमांड है बहुत सारी। एक तो वो अपने लोग जो गुमशुदा है उनके बारे में बात करते हैं, बाजियाबी की 100 के करीब वो लोग कहते हैं हमारे गायब हैं। उसके अलावा उनकी डिमांड ये है कि उनके दफातर खोले जाएं और भी बहुत सी डिमांड्स हैं। तो MKM के साथ आप कैसे देखते हैं उनके ताल्लुकात को, जो शहबाज शरीफ के हैं और इवन उसमें मुराद अली शाह भी एक पार्टी बनते हैं, लेकिन ये किस तरीके से होगा? क्या ये मुमकिन होगा कि उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी की जा सकें? एक तो ये कि MKM ने 3.5 साल एक ऐसी हुकूमत के साथ गुजारे हैं जिसने उनकी 14 सीटें कराची शहर से उठा ली थी और इनको जो है वापस जाकर 6-7 सीटों पर खड़ा कर दिया था। जो इनकी पूरे शहर पर और हैदराबाद शहर पर जो इनकी असर था, इनका जो वो वोट बैंक था, वो सारे का सारा PTI को शिफ्ट हुआ, PTI ले गई थी। अब PTI उस पोजीशन में नहीं है। अब MKM के लिए ये ज़रूरी हो गया था कि वो PTI से अलग हो जाए। वो वैसे भी अलग हो जाती, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो पहले रिजाइन कर दिया था, उसकी जगह पर अमीनुल हक साहब को भेज दिया था, लेकिन अब भी जो है वो उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो और ज़्यादा, क्योंकि PTI उनके वोट बैंक में आ चुकी थी और उनके उन इलाकों में आ चुकी थी जहाँ पर वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो आएंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद में, न्यू कराची में और जो है अपना गुलस्तान जौहर में, गुलशन इकबाल में ऐसी ऐसी सीटें उन्होंने ले ली थी जिन सीटों के बारे में इन्होंने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि ये सीट हमें। न्यू कराची की एक सीट इनको मिल गई थी हाफिज उसामा कादरी की, तो वो सीट एक मिली, कुछ और सीटें मिली थी, लेकिन वो सीटें वो नहीं थी जिनको ये समझते थे कि ये बस हमारा पूरा शहर ही हमारा है, वो शहर इनका नहीं रहा। इसलिए उन्होंने आफियत ये जानी थी कि वो इससे अलग हो जाए और अलग होने के बाद अब उनका ये कोशिश होगी कि वो ज़्यादा अपना रिकैप्चर करें और रिकैप्चर के लिए वो इस हुकूमत से ज़्यादा डिमांड्स रखकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल करेंगे जो विजिबल नज़र आए कि ये काम हो रहा है। अगर काम लोग होता हुआ देखेंगे तो मानेंगे कि हाँ हमारे इलाके में काम हो रहा है, पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, गैस आ रही है, अम्यूनिटीज़ आ रही हैं और हमारे बच्चे जो हैं बेहतर माहौल में पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वोट बैंक जो है वो दोबारा इनकी तरफ तवज्जो करेगा। लेकिन वोट बैंक अभी तक वो जो PTI से अलग हुआ है वो MKM की तरफ नहीं गया। जो MKM के साथ खड़ा हुआ था वो अभी तक शशो पंज में है कि वो किस तरफ का रास्ता अख्तियार करे। बहरहाल ये एक बेहतर मौका है और अगर वो हुकूमत से दूर रहते हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत में शामिल ना हो वफाकी सतह पर, तो मेरे ख्याल में ये भी उनके लिए ठीक नहीं होगा। उनका वोट बैंक ये समझेगा कि जनाब इन्होंने वोट तो दे लिया लेकिन ये आप आगे जा नहीं रहे और हमारे काम ही नहीं करा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनाब हम तो वफाक में हैं ही नहीं हुकूमत में, तो आपने वोट क्यों दिया और उनको हुकूमत में लाए क्यों, ये लोग सवाल करेंगे।
तो इनको वहां जाना चाहिए और जितना मैक्सिमम स्पेस है उसको ज़ाय नहीं करना चाहिए। और ये अगर उसको ज़ाय करते हैं तो उनका वोट बैंक इनके साथ इंटैक्ट नहीं रहेगा। अच्छा लगारी साहब, आपके जो बड़े तजर्बाकार आप माशाल्लाह आदमी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, ये फरमाइए कि ये जो हनीमून पीरियड चल रहा है इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो इकट्ठी हुई हैं, इसमें एमकेएम भी ज़ाहिर शामिल है, पीपल्स पार्टी भी है। अब ये वजारतों का जो मसला आएगा सेंटर में, इसके ऊपर आके क्या इख्तलाफात, आपने वजारतों की बात की एमकेएम ना ले, तो क्या इख्तलाफात कोई नज़र आएंगे आपको? और क्या ये जो मसाइल इतने सारे हैं इनको ये मुश्तरका तौर पे इकट्ठे रहेंगे इस तरीके पे काम करते हुए कि जो मुत्तहिद रह के इन्होंने हुकूमत हटाई है, ये बाद में भी इनका कितनी देर चलता आपको नज़र आता है? एक तो ये कि इलेक्शन के मौसम के आने तक इन्हें साथ रहना होगा। जब भी इलेक्शन हो, ये इलेक्शन बजट के बाद हो या सर्दियां गुजारने के बाद हो, मगर इनको साथ रहना होगा, इंटैक्ट रहना होगा, वरना इनके लिए स्पेस श्रिंक हो जाएगा। दूसरी बात होती है कि खुद पीटीआई का अपना बिहेवियर क्या है। वो जो उन्होंने रिज़ाइन देने का कहा है वो रिज़ाइन देते हैं नहीं देते हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। वो जिस तरह पहले किया था उन्होंने, वो आकर 2-3 महीने के बाद जब सूरत हाल को देखेंगे वो आकर असम्बलियों में बैठ जाएंगे और फिर वो ख्वाजा से खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस तरह की बात जो है वो एक बार फिर होने लगेगी। लेकिन जो है इनका एक साथ रहना और बेसिक इशू जिनकी निशानदेही कराची में की है, वज़ीर आज़म ने भी और वज़ीर आज़म ने उनके साथ बात की है। बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है कि जो यहाँ से अपना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से या उससे भी पहले से शुरू होकर वो जाता है, जाकर सुपर हाईवे पर जाकर कांटेक्ट करता है और यहाँ पर शाह फैसल इंटरचेंज है, फिर जो है वो कायदाबाद लांडी इंटरचेंज है, उसके बाद मेमनकोट ओल्ड, मेमनकोट न्यू वो इंटरचेंज है, फिर वो बहरिया टाउन के करीब वो फिर जाकर जो है वो डीएचए जाकर पहुंचता है। वो एक लंबा चौड़ा सफ़र है जो यहाँ से शहर से कोई 45-50 किलोमीटर आगे है। वो शार्ट होकर 25-30 मिनट का फासला हो जाएगा अगर ये बना लेते हैं दरियाए मलीर के ऊपर, जो मलीर नदी है उसके ऊपर अगर ये बना लेते, और बन रहा है, यानी काम हो रहा है। हमने खुद देखा है कि वहाँ पर काम शुरू हो गया है। और काम का वो ये कहते हैं कि अभी हमारा मीटर ऑन नहीं हुआ है। मीटर ऑन होने से पहले का काम जो हो रहा है वो खासा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेवलिंग हो रही है, रोड का एक पूरा निशान बन रहा है और वो 6 ट्रैक रोड है। जैसे आपका ये सखर मुल्तान जो मोटरवे है, इस तरह का वो 6 ट्रैक मोटरवे बन रहा है। और 6 ट्रैक एक ही दरिया के एक किनारे पर हैं, जो उसका कहना चाहिए कि ईस्टर्न या सदर्न जो किनारा है उसके ऊपर वो बन रहा है। तो इसके बनने से जो है वो शहर में एक हद तक तो ट्रैफिक का इसका मसला हल होगा। मास ट्रांजिट का मसला जो है वो हमेशा रहेगा। इनको या तो अंडरग्राउंड की तरफ जाना पड़ेगा। हमने देखा है, आपने देखा रऊफ साहब, वो जो है किस तरह से तेहरान में हुआ, किस तरह से दिल्ली में हुआ, किस तरह से दुबई में हुआ, किस तरह से दूसरे शहरों में हुआ। इन्हें मास ट्रांजिट रेलवे का करना पड़ेगा। अगर केसीआर नहीं हो सकता है, और मैं कह रहा हूं कि केसीआर नहीं हो सकता है, केसीआर को बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब केसीआर आएगा, शेख रशीद भी कहते रहे, साबिक वज़रा भी कहते रहे, भाई आपने रूट ही नहीं क्लियर करा सकते हैं। आपके लिए बस में नहीं है कि रूट क्लियर करें। आप रिंग रोड से निकलते ही आपके पास जो इंक्रोचमेंट है आप नहीं हटा सकते हैं, और आगे जाएंगे तो गुलशान इकबाल में या गुलस्तान जौहर में आप नहीं हटा सकते हैं। तो आप ऐसी बात क्यों करते हैं? बहुत बहुत बड़ी इंक्रोचमेंट है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। तो बहुत शुक्रिया लगारी साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील से आपने बताया कराची के मंसूबों के बारे में। हमने बात की थोड़ी सी कि इन लोगों का मुत्तहिद रहना कितना ज़रूरी है इस हवाले से भी। लेकिन मास ट्रांजिट ट्रेन के बारे में लगारी साहब का कहना यह है कि ये ज़रूरी तो बहुत है, लेकिन तजावज़ात इतनी ज़्यादा हैं कि जिसको हल करना, जिसको हटाना तजावज़ात को शायद मुमकिन ना हो। बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर तोड़ फोड़ होगी। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जो बड़े बड़े प्लाजे खड़े हो गए हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा। क्या ये मुमकिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसके बारे में आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हम चलते हैं लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे तरबूज के हवाले से, और मैं आपको बता रहा था कि बेहतरीन फल है गर्मियों के हवाले से। अगर देखा जाए 90% इसका कंटेंट वाटर होता है। बिल्कुल इसमें बहुत से ऐसे अज़ा शामिल हैं जो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। मुख्तलिफ़ ज़मानों में इसको मुख्तलिफ़ तरीके से पुकारा जाता है। अंग्रेज़ी में
वाटर मेलन इसको कहा जाता है, पंजाबी में दुआने बोलते हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि ईरान में भी इसका नाम हिंदवाना है, ईरान में इसका नाम हिंदवाना है। इसमें जैसे मैंने कहा कि दुनिया में तकरीबन हर इलाके में पाया जाता है। सेहत के लिए मुफीद इस फल में गालिब हिस्सा जो मैंने आपको बताया वो पानी का है। इसके अलावा इसमें हयातीन, मादनी अज़ा बिल्कुल शामिल हैं बहुत सारे। और माहिरीन का कहना है कि तरबूज की अफादियत के बारे में जितना भी कहें कम है। बहुत सी रिवायात हैं जिसके बारे में कहा जाता है, अरब में बड़ा पॉपुलर है, जिसके बारे में कहा जाता है ज़माना कदीम से लोग इसको इस्तेमाल करते आए हैं। और ऐसी भी रिवायात मौजूद हैं कि जिसमें कहा जाता है कि खजूर के साथ लोग रोज़े के वक्त भी तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, जो आपकी प्यास बुझाता है और आपको तरोताज़ा रखता है। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि तरबूज को मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिलाया जाए, इसमें हल्का सा काला नमक आप छिड़क लें तो बहुत मज़ेदार इसका जायका बन जाता है। इसको जूस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं आपको इस हवाले से एक सिबी से कामरान अहमद की एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूँ तरबूज की हिफाजत के हवाले से, तरबूज की काश्त के हवाले से। आई चल के रिपोर्ट देखते हैं पहले। शीरी फल तरबूज, जिसे गर्मियों की सौगात भी कहा जाता है। तरबूज न सिर्फ मैदे, जिगर और गुर्दों के लिए इंतहाई मुफीद है, बल्कि इसे अफ्तार में खाने से रोजेदारों के जिस्म में सारे दिन के पानी की कमी को पूरा करने में भी अहम किरदार अदा करता है। माह रमजान में तरबूज का इस्तेमाल बढ़ जाता है। महंगा होने के बावजूद भी रोजेदार अफ्तार के वक्त दस्तरखान पर तरबूज को लाजमी समझते हैं। रमजान शरीफ में ये जो फ्रूट है तरबूज, ये बहुत जबरदस्त है। रमजान का मिसाल पसंदीदा फ्रूट है थोड़ा महंगा, लेकिन बहरहाल फिर भी जब हम अफ्तारी करते हैं तो इसको लाजमी डिश में रखते हैं। रोजेदार इसे शौक से खाते हैं। ये अंदर से सुर्ख और मीठा होता है। ये मैदा जिगर के लिए भी मुफीद चीज होता है। तरबूज की कई इकसाम होती हैं। तोरी तरबूज, कद्दू तरबूज और अनारकली तरबूज, जो ऊपर से सब्ज, अंदर से सुर्ख और मिठास से भरपूर होता है। फलों का राजा शीरी फल तरबूज अफ्तार में खाने से रोजेदारों के जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि मैदे, जिगर और गुर्दों के लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। कैमरा टीम इमरान के साथ रिपोर्टर कामरान अहमद, पब्लिक न्यूज, सिटी बलोचिस्तान। जी, तरबूज के हवाले से आपने पैकेज देखा, बहुत ही किस्में हैं, मुझे तो खुद नहीं मालूम था। मैं एक वाक़या आपको शेयर करता हूँ कि बाहर के मुल्क में जिस वक्त आप तरबूज देखते हैं तो आपका जी चाहता है कि आप इसको ख़रीदें। तो बहुत ज़माने की बात है, मैं पढ़ रहा था अमेरिका में, और एक बार बहुत जी चाहा कि एक जो स्टोर है बड़ा मेगा स्टोर, वहाँ से तरबूज को देख के हमने सोचा तरबूज ख़रीद लें। एक काश उसकी इतनी सी तकरीबन मौजूद थी वहाँ पे, और वो हमने उठाई। वो जिस वक्त कैश काउंटर पे ऊपर आए तो उसने कैश काउंटर वाले ने कहा कि ये $20 का है एक काश। तो वो हमने फ़ौरन वापस रख दी। स्टूडेंट टाइम में ज़ाहिर है आप इतना अफोर्ड नहीं करते, तो इतना महंगा वहाँ पे पाया जाता है, लोग फिर भी उसको शौक़ से खाते हैं। हमारे यहाँ तो आपको बहुत अर्जा नर्ख पे ये मिल जाता है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जितना भी इसको एंजॉय करें उतना कम है। मैं जैसे आपको पहले कह रहा था कि सेहत के ऊपर इसके बड़े अच्छे असरात होते हैं। और अभी चंद दिन पहले हमने यहाँ पे अपने एक स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाया हुआ था, जिन्होंने हमें ये बताया कि स्किन के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे कि ड्राइनेस जो आपको हो जाती है इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में, उसमें भी फ़ायदेमंद है। चूँकि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो आपको वाटर आपकी जिस्म की कमी पूरी करता है। और ये तरबूज जो है, और इस तरह से ही बात हो रही थी हमारी कि जिस वक्त आप रमज़ान में आप प्यास का शिकार रहते हैं, अगर आप सहरी अफ्तार के वक्त में तरबूज का जूस पी लें, और ख़ास तौर पे अफ्तार के वक्त में आप इसका जूस पी लें, तो आपको वाटर की जो कमी है, पानी की जो कमी है, उससे आपको ये निजात दे सकता है। और ये जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको खाएं या इसको पिएं इसके जूस की सूरत में, तो आपकी स्किन को फ़ायदा होगा। तो आप इसको इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने बताया कि फ़ॉस्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम इसके जो अज़ा हैं उसमें शामिल हैं, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके लिए बेपनाह मुफीद हैं, बेपनाह फ़ायदे जिसकी है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। हमारे ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम ज़रा बात करने जा रहे हैं रेकी की। आपने ये देखा है कि मुख्तलिफ़ जो लोग हैं
वो अपनी बीमारियों के इलाज के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज अख्तियार करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज को कोशिश करते हैं ट्राई करने की, दवाइयों के ज़रिए करते हैं, होम्योपैथी के ज़रिए करते हैं, रूहानी तरीक़ा इलाज अख्तियार करते हैं। इसमें एक तरीक़ा इलाज रेकी भी है, जिसमें आप अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं, अपने जो अंदर की कैफियत है उसको बेहतर बना सकते हैं। रेकी दो जापानी ज़बानों का मजमूआ है, री और की। री से मुराद आपका रूहानी पहलू और की से मुराद हयातियाती तवानाई है। तो इसको हम देखेंगे, अभी थोड़ी देर में हम इसके बारे में आपको मिलवाएंगे इसके एक्सपर्ट से भी। हमारे साथ मौजूद हैं राहीला, रेकी एक्सपर्ट हैं, उनसे चल के बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ख़ुद भी इसको अपना के देखा है। अगर 20 से 30 मिनट आप रोज़ाना रेकी करें तो बहुत ही टेंशन से आपको निजात मिल जाती है। आपको कंसंट्रेट करके ये कहा जाता है कि आप अपने जहन से तमाम टेंशन्स को रिलीज़ करें, तो वो टेंशन रिलीज़ हो सकती हैं, आप बड़ी इसके बाद खुश व खुर्रम महसूस करते हैं। तो मैं आपसे तारुफ़ करवाता हूँ, राहीला का रेकी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम राहीला। वालेकुम सलाम। बताइए, सबसे पहले तो बहुत से लोग नहीं जानते कि ये तरीका इलाज है क्या, इसमें किया क्या जाता है और कितनी देर से ये दुनिया में चल रहा है। ये बहुत ही पुराना तरीका इलाज है और एक तरह से आप देखें कि ये हज़रत ईसा के ज़माने से, जब वो हाथ रख के इलाज करते थे, और वो एक तरह से री इन्वेंटेड। एक जापानीज़ डॉक्टर था, डॉक्टर मिकाओ यूसुई, उसने इसको री इन्वेंट किया था इन द अर्ली 1800s, और तब से ये काफ़ी पूरी दुनिया में ही अब तो फैल गया है। पहले जापान में था, फिर वेस्ट में आया, फिर वहाँ से एशिया में आया, और अब तो हर जगह होता है। अच्छा, तो अब आपने जैसे बैकग्राउंड तो बता दी इसके लिए मरीज़ को जो आपके पास आते हैं, यानी ज़्यादातर उनकी जिस्मानी बीमारियां होती हैं, जहनी टेंशन होती है, क्या होता है? अच्छा, ये इस तरह इस हीलिंग को हमें समझना होगा पहले कि हीलिंग सिर्फ एक लेवल पे नहीं होती है। जैसे हमारे जो डिजीज़ है, कोई बीमारी है, वो एक लेवल पे मैनिफेस्ट नहीं होती, सिर्फ जिस्म में नहीं होती। हर बीमारी पहले आपके दिमाग में होती है। टेंशन, जो जिससे हमारे टेंशन या एंग्जाइटी होती है, एक थॉट आती है, वरीसम थॉट होती है, उससे टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, फिर वो जिस्म के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर वो जो एनर्जी है वो स्टोर होनी शुरू हो जाती है। फिर जब वो बहुत ज़्यादा अरसे तक वो उस जगह के ऊपर बैठी रहती है एनर्जी, तो वो ब्लॉक्स बनाने शुरू हो जाती है हमारे जिस्म में, और जब ब्लॉक्स बनते हैं तो उसकी वजह से फिर हमारे जिस्म में बीमारियां पैदा होने शुरू हो जाती हैं। जैसे आपको एक्स एंड पेन्स बॉडी के होते हैं, फिर आपकी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, आपको हाइपरटेंशन होनी शुरू हो जाती है, आपके ट्यूमर्स होने शुरू हो जाते हैं, अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं। तो हर तरह के लेवल के ऊपर लोग आते हैं। किसी को फिजिकल बीमारी होती है, किसी को मेंटल होती है, किसी को इमोशनल होती है, किसी को स्पिरिचुअल बीमारी, रूहानी बीमारी होनी शुरू हो जाती है। तो हर लेवल के लोग आते हैं। हर लेवल के लोग आते हैं। उसमें आपने जैसे बताया कि हर बीमारी सबसे पहले दिमाग में होती है आपके। तो ये जो पॉइंट्स की आपने बात की है, ये पॉइंट्स किस तरीके से आप जान पाते हैं कि ये पॉइंट्स हैं जिनको इस मरीज़ के, मतलब मुख्तलिफ अमराज हैं। अब कोई जिस्मानी बीमारी के लिए आता है, कोई नफ्सियाती बीमारी के लिए आता है, कोई अगर किसी और ट्रबल के लिए आता है, अपनी परेशानी के लिए, तो हर एक के क्या पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आप इलाज करते हैं? ये आपने इतना अच्छा अमेजिंग सवाल किया है कि पॉइंट्स सबकी बीमारियों के फ़र्क होते हैं, तो उनका इलाज किस तरीके से होता है। रेकी के ऊपर मैं दोबारा वापस जाना चाहूँगी कि रेकी एक ऐसा तरीका इलाज है जिसको हम एक इंटेलिजेंट एनर्जी भी कहते हैं। रेकी का मतलब यूनिवर्सल एनर्जी है, कायनात की एनर्जी, और इसको इंटेलिजेंट एनर्जी इसलिए कहते हैं कि अगर आप एक अनपढ़ जाहिल इंसान हैं, आपने कभी डॉक्टरी से दूर दूर का वास्ता नहीं है, और आपने रेकी सीख ली है किसी से, तो आप फिर भी किसी का इलाज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कुछ नहीं पता, एक कोई इंसान आपके पास आता है, उसके पेट में दर्द है, तो आप उसके पेट के ऊपर हाथ रखते हैं। हो सकता है कि असल में उसका प्रॉब्लम, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, उसके दिमाग में हो, तो वो खुद ब खुद ये एनर्जी ट्रैवल होके दिमाग में चली जाएगी और आपके दिमाग से वो टेंशन वाली एनर्जी को रिलीज़ करेगी, तो आपके पेट की दर्द ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। सो ये एक बहुत खूबसूरत तरीका इलाज है जिसके अंदर अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पता हैं तो आप, दैट्स अ प्लस पॉइंट, आप अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता तो भी इतने अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से इसका इलाज हो जाता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र है ना। अच्छा, आपने जैसे बताया प्रेशर पॉइंट्स की बात हो रही है, और फिर जो मुख्तलिफ तरीके से आप उसको जान के और अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर शामिल करेंगे,
क्या रूहानी तरीक़ेकार इसमें कितना ज़्यादा शामिल है, और उसके लिए फिर आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा होती है, और क्या कोई चीज़ पढ़ते भी हैं साथ में? अच्छा, ये 3-4 सवाल है, मैं एक एक करके सबका जवाब देती हूँ। पहले तो इसी से करते हैं कि इसके साथ कुछ पढ़ते हैं। इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे पैनाडोल की गोली कोई भी खा सकता है, किसी भी मज़हब का इंसान अपने अपने अकीदे के हिसाब से लोग उसके लिए कोई भी दुआ पढ़ के तो पैनाडोल की गोली खा सकते हैं। इसी तरह रेकी भी है, ये एक प्योर यूनिवर्सल एनर्जी है, वो आ रही है, अपना काम कर रही है। उसके साथ मैं खुद पर्सनली दरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर दुआ दरूद पाक के साथ कबूल होती है, और रेकी इज़ जस्ट एक डिफरेंट तरीका है दुआ का। दूसरी बात यह है कि जो पॉइंट्स की हमने बात की, इसका एक पूरा सिस्टम है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर आपका हार्ट है जो ब्लड पंप करता है और पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, इसी तरह हमारी बॉडी में एक पैरेलल सिस्टम है जिसको हम कहते हैं चाक्रास। चाक्रास क्या होते हैं? ये एनर्जी सेंटर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये डिफरेंट जगहों पे होते हैं। 7 मेन चाक्रास जो हैं वो स्पाइन के अलोंग हैं, और अगर इनकी एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है तो उसके जो गवर्निंग ऑर्गन्स हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक रेकी सेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम वहाँ सारे चाक्रास की एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अलाइन करते हैं, और जब चाक्रास की एनर्जी बैलेंस और अलाइन हो जाती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अच्छा, और जैसे मैंने ये बताया कि पढ़ने के लिए मतलब क्या आपकी कोई रियासतों में ये शामिल होता है? मैं एक बार एक रेकी के मास्टर से मिला और उन्होंने बताया कि वो तो उसमें उन्होंने शामिल कर लिया, मुख्तलिफ आयात पढ़ते हैं, मुख्तलिफ उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी क्या इस तरीके से करती हैं या आपका तरीक़ेकार कुछ और होता है? वही हर एक की अपनी पर्सनल चॉइस है। हम लोगों का तो मुसलमान होने के लिहाज से बिलीफ है कि आप कोई भी कुरानी आयात पढ़ें, आप अलहम्द शरीफ पढ़ें, आप दरूद पाक पढ़ें, आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, आप कुछ भी पढ़ें, अल्लाह का कोई नाम, कोई इसमें आज़म साथ आप रिसाइट करें तो नेचुरली आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आप उसके साथ कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी हीलिंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। दूसरा, आपने ये पूछा था कि अपने लिए भी कोई एक्सरसाइजेज इंसान को करनी चाहिए। तो ये किसी किस्म का भी कोई एनर्जी वर्क आप कर रहे हो तो उसके लिए आपकी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका मेंटल लेवल एक स्टेबल तरीके से होना ज़रूरी है। और आपने कहा कि पॉजिटिविटी कितना इसके अंदर इम्पैक्ट करती है। आप एक चैनल होते हैं, आप एनर्जी ले रहे हैं यूनिवर्स से और अपने हाथों के ज़रिए उसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने अंदर या किसी और के अंदर जिसको आप हील करना चाह रहे हैं। तो जितना क्लियर चैनल आप होंगे उतनी आसानी से एनर्जी आपके थ्रू जाएगी और दूसरे के को हील करेगी। तो आपका अपना पॉजिटिव होना बहुत एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि जैसे आपने भी कहा कि आप इसको एक्सपीरियंस किया है कि जब आप रेकी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप समझें कि जैसे एक मैला कपड़ा है वो धुलना शुरू हो जाता है, और वो इस तरह से आपके अंदर की हर लेवल पे सफाई होती है कि आप ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव और खुशगवार इंसान हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अपने तौर पे भी इसमें लोग आते हैं कि अपने बारे में ख़ुद भी अपने आप को इलाज कर सकते हैं। 20 से 30 मिनट अगर उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, ज़ाहिर है 20 से 30 मिनट कोई भी आदमी होगा उसके बाद आजकल के दौर में इतना टाइम नहीं होगा कि वो एक्सपर्ट के पास जाए। तो उसको क्या सीखने के लिए करना है? कोई बहुत ज़्यादा रियासतें हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज है, क्या है? रेकी एक इतना अमेजिंग तरीका इलाज है कि इसको कोई भी सीख सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, कोई आपको पीछे डिग्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। एक दिन आपने एक रेकी मास्टर के पास जाना है जो आपको एक अट्यूनमेंट का प्रोसेस होता है उसके थ्रू गुजारता है, और आपको वो आप समझ लें कि आपको वो वाली चाबी दे देता है कि आप जब चाहें यूनिवर्स से एनर्जी लेके खुद को हील कर सकते हैं। और रोज़ अगर आपका बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट किस्म का लाइफस्टाइल है, आपके पास टाइम नहीं होता, रात को सोता तो हर इंसान है, और ये करना इतना सिंपल है कि अगर आपके पास दिन में टाइम नहीं है तो रात को सोने से पहले अगर आप अपने आप को मैसेज दे के सो जाएं कि मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ, ये करती हूँ कि रेकी मेरे अंदर आए और मुझे पुरसुकून गहरी नींद में ले जाए, या कोई भी आपका इशू चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाए, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। आप अगले दिन इंतहाई फ्रेश उठते हैं। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी एक बात की जो नींद के हवाले से मेरे ध्यान में आया, और वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नींद का बहुत बड़ा इशू होता है और वो सो नहीं पाते रातों को, टाइमिंग्स उनके उल्टे सीधे हो जाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं। उनके लिए भी क्या ये मौसर है, मतलब और क्या चीज़ करनी चाहिए उनको उसके लिए?
जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि हमारी जो बीमारी होती है वो पहले दिमाग में एक डिसईज होती है, हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनसे शुरू होती है। तो रेकी जो बेसिक चीज़ करती है ना, वो आपकी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी, ये सब निकाल देती है। और जब ये चीज़ें चली जाती हैं तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। क्योंकि अगर आप, जिन लोगों को नींद का इशू होता है, इंसोम्निया होता है सिवियर किस्म का, उनके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है एंग्जाइटी की। क्योंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ, मेंटल हेल्थ में बहुत काम करती हूँ, तो आई सी के डिफरेंट जो भी क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, आप कुछ भी प्रेजेंटिंग इशू के साथ आते हैं, इवेंचुअली पीछे उनके वरी होता है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है। तो जब वो हील हो जाता है तो आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम हील हो जाता है। एक तो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से नींद नहीं आती, दूसरे डॉक्टर ये कहते हैं कि आपके डायबिटीज़ के फ़र्ज़ किया पेशेंट्स हैं तो उनकी अगर डायबिटीज़ का लेवल ऊंचा नीचा हो तो वो सो नहीं पाते। जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो आर्थराइटिस की वजह से, उनकी दर्दों की वजह से वो सो नहीं पाते। या ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो जो दवाई लेते हैं उसके नतीजे में उनको बास का हल्का फुल्का रिएक्शन होता है, वो सो नहीं पाते। तो ये अलग अलग बीमारियां हैं बिल्कुल एंजाइटी के अलावा। इनमें कितना फ़ायदेमंद ये साबित हो सकती है? पेन मैनेजमेंट के लिए रेकी बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपको जिस्म के किसी हिस्से में भी अगर दर्द हो ना, वो एक इंस्टेंट लिटमस टेस्ट है। जब मैं लोगों को अट्यूनमेंट्स देती हूँ, वर्कशॉप में लोग होते हैं, तो मैं लोगों को इनवाइट करती हूँ कि किसी को अगर फिजिकल पेन हो रही है तो वो आए स्टेज पे या वो अपने आप को एज ऑफर करें, तो फिर मैं उनका उसी वक्त विद इन 5 to 15 मिनट्स आपका पेन किसी किस्म का भी हो बिल्कुल चला जाता है और इंसान पुरसकून हो जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डायबिटीज़ की वजह से भी और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती। लेकिन ये वही वाली बात है कि जब आप रेकी करते हैं, ये ऐसी गोली है कि ये आप खा के सो जाएं तो आपका जो भी मसला है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, ब्लड प्रेशर का इशू है, आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, पेन है बॉडी में, तो वो सब रिलीज़ हो जाता है और इंसान बहुत ही अच्छी पुरसकून गहरी नींद में चला जाता है। अच्छा, इसके लिए जैसे मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप ये कहेगा जब कोई पेशेंट आपके पास आएगा उसको एक अलग कमरे में काउच के ऊपर आप लिटा देंगे, लिटा के उसको कहेंगे आंखें बंद करे, ये तरीक़ेकार बिल्कुल मैं ठीक बता रहा हूँ? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। रेकी को आप किसी को चेयर में भी बैठे बैठे दे सकते हैं। चेयर में भी कर सकते हैं। चेयर में भी कर सकते हैं। और प्रेफर्ड तरीका ये है कि आप लिटा दें, क्योंकि जब लिटाते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि चाक्रास होते हैं, वो चाक्रास एक लाइन में आ जाते हैं और इंसान भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, रिसीविंग मोड में आ जाता है, फिर रेकी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रेकी के 3 लेवल्स होते हैं। तो फर्स्ट लेवल में तो इंसान को आपके पास आना होता है और प्रेजेंट हीलिंग होती है, आप हाथ रख के उसको हील करते हैं। सेकेंड लेवल में डिस्टेंस या एब्सेंट हीलिंग होती है कि इधर बैठे हुए मैं दुनिया में कहीं भी किसी को भी किसी भी पर्पस के लिए रेकी भेज सकती हूँ। तो आजकल के ज़माने में लोगों को कहती हूँ ये वो अलादीन का चिराग है जो अभी भी हमारे पास है, जिससे आप कोई भी चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए, सिर्फ जिस्मानी बीमारियाँ ठीक नहीं करता, ये आपके सोशल, आपके ताल्लुकात किसी के साथ ख़राब हो गए, आप उसके लिए रेकी करें। आपको अच्छी जॉब चाहिए, आपको आपके बच्चों की पढ़ाई का इशू है, किसी किस्म का भी कोई इशू है जिसके लिए आप अल्लाह से दुआ करते हैं, हम उसके लिए रेकी कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने। हम चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त सहर और अफ्तार में वो कौन सी मतवाज़न ग़िज़ा है जो खाने से आदमी अपने जिस्म को बेहतरी की तरफ ला सकता है। हम लोग इसके बारे में एहतियात नहीं करते, बेतहाशा खा जाते हैं और नतीजतन ये है कि वो जो डाइटिंग करने वाले भी हैं वो भी बाद में कहते हैं कि हम मोटापे का शिकार हो रहे हैं। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ऐसी हो गई कि हमने सहरी में कुछ ऐसी चीज़ें खा ली, सारा दिन प्यास लगती रहती है, तो फिर हमारी समझ में नहीं आता मशरूबात कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। अफ्तार में भी इसी तरह से हमारी खुराक में ऐसे अज़ा शामिल होते हैं जो मतवाज़न नहीं होते। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब गोंदल, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कि मतवाज़न ग़िज़ा क्या होनी चाहिए और मतवाज़न मशरूबात कौन से होने चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। मैं जैसे बात कर रहा था कि अपने तमाम तर तजर्बात जो हैं खाने पीने के, वो हम अपने सैर और रफ्तार में उनको बरूए कार लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो कुछ खाएं जो हमें शायद आइंदा पता नहीं कभी नसीब होना है कि नहीं होना। वो मजाक में कोई कहता है कि हर खाने को अपना आखिरी खाना समझ के खा रहे होते हैं।
तो इस बारे में बताइए कि करना क्या चाहिए, मतलब कौन सी मतवाज़न ग़िज़ा है जो हमें सहर में लेनी चाहिए, जो सारा दिन हमारे साथ, मतलब हमें भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे, और मशरूबात भी कौन से होने चाहिए। रमजान जब शुरू होने वाला होता है तो उससे 4-5 दिन पहले हम इतना खाना खा रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसके बाद हमने रोजे रखने हैं, हम कुछ खा पी नहीं सकेंगे, तो इसलिए हम जितना खा सकते हैं शायद हम अपनी बॉडी में वो खाना स्टोर कर लेंगे या वो पानी स्टोर कर लेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ना तो हम ऊंट हैं जो पानी स्टोर कर सकते हैं, कि ना ही कोई हम फ्रिज हैं जो खाना स्टोर करके अपने अंदर रख सकते हैं। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमने जो खाना खाना है उसने हमारी बॉडी पे रिएक्शन देना है, उसने हजम होना है और उसने बॉडी से बाहर चले जाना है। हम 4-5 दिन पहले ही अपने आप को इतना खराब करना शुरू कर देते हैं, फिर जैसे ही रमजान आता है हम पहले रोजे में तो इतना ज्यादा इसलिए खाते हैं कि जी ये तो पहला रोजा है, इसमें दस्तरखान बहुत वसी होना चाहिए, इसमें मैंने ये भी खा लेना है, वो भी खा लेना है। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि बहुत सारे लोग या मेरे क्लाइंट्स में से भी मैंने 1-2 के बारे में सुना जो रात को सिर्फ सारी रात इसलिए जागते हैं कि जो इफ्तार में बचा हुआ खाना है वो मैंने सहर तक खत्म करना है, और बात ये कर रहे होते हैं कि हमने वेट लॉस करना है, आप हमें कुछ ऐसा बता दें कि हम अपना वजन कम कर लें। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? पहले डाइट प्लान के लिए लड़ाई हो रही होती है, और रमजान में अगर कोई ऐसा क्लाइंट मिले, मैं उससे डिस्कशन करूं तो पता क्या चलता है कि इतना खा लिया है कि मोस्टली रमजान के बाद लोगों ने 5 से 10 किलो गेन किया हुआ होता है। उसमें गलतियां क्या आती हैं? गलती मोस्टली ये होती है कि जो हमें मिल रहा होता है, जो हमारे सामने पड़ा होता है, हम उससे रेजिस्ट नहीं करते। रमजान एक ऐसा महीना है जो हमें सब्र सिखाता है, हमें शुक्र सिखाता है कि हम कम से कम में भी किस तरह से खुद को खुश रख सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये 15-16 घंटे हमारे लिए इसलिए रखे कि इसके बाद हम जो भी ग़िज़ा खाएंगे वो हल्की फुल्की लेंगे, क्योंकि हमने सहर भी करना है, टाइम बहुत कम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम इफ्तार में फ्रूट चाट भी खा रहे हैं, दही बड़े भी खा रहे हैं, हम फ्राइड पकौड़े, समोसे, इवन शरबत जो है हम बहुत पी रहे हैं। आपने शरबत की बात की कि कौन से मशरूबात जो है वो हमें पीने चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस चीज को डिनाई करना चाहूंगी कि नीले, पीले, हरे जितने भी शरबत हमें मशरूबात बाहर से मिलते हैं, हमें उसको बिल्कुल क्विट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, हमें वो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करने, क्योंकि हमारी बॉडी में इतने घंटों से खाना पीना कुछ भी नहीं गया हुआ। हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो बिल्कुल श्रिंक हुए हुए हैं, वो खाली हैं। अब हमने पहली चीज उनको जो भी देनी है वो उसने हमारी बॉडी पे बहुत असरअंदाज होना है। कहा जाता है कि रोजे को खजूर से, पानी से या नमक से इस्तेमाल किया जाए, इफ्तार किया जाए। ठीक है। अगर हम खजूर से रोजा इफ्तार करते हैं तो जितनी शुगर हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है हम उतनी अपनी बॉडी को एक खजूर से दे चुके होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक खजूर पे गुजारा करते हैं। 4 से 5 खजूरें कम से कम हर बंदा खाने के बाद फिर मशरूबात की तरफ होता है, वो भी मीठे। जो फ्रूट चाट हम खा रहे हैं उसमें फ्रूट्स भी मीठे, उसके बाद फ्राइड चीजें हैं तो उसमें ऑयल का एक्सेस इतना ज्यादा है कि हमारा कंट्रोल हमारी डाइट पे बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद हमने डिनर भी करना है, उसके बाद हमने सारी रात भी कुछ ना कुछ खाना है, स्नैकिंग करनी है, और उसके बाद हमने अपनी सहर भी करनी है। क्या हमारा स्टमक 8 घंटे में इतनी चीजों को हजम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए हमने रमजान में देखा होगा कि मोस्टली लोग डायरिया का शिकार होते हैं। अच्छा, ये जो आपने जैसे बात बताई, लोग परेशान रहते हैं इस हवाले से और वो इनडाइजेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ज़ैनब बता रही थी कि हमने हर चीज़ ट्राई करनी है। हमने सहरी में अपने आप को ये सोचना है कि मैंने तो जनाब 14 घंटे या 15 घंटे मैंने भूखा रहना है, तो 15 घंटे में इतना खा लूँ कि जो पूरा दिन मेरा गुजारा हो सके, जबकि बॉडी की रिक्वायरमेंट उससे बहुत कम होती है। मैं ज़ैनब से इसी हवाले से बात करना चाहूँगा। ज़ैनब, सहर में कितनी रिक्वायरमेंट है जो पूरा दिन आपका अच्छा गुजर जाए? कितनी रिक्वायरमेंट है खाने की? चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हो, चाहे आपकी बॉडी जो है उसका मैकेनिज्म कुछ भी हो, आपके लिए मैक्सिमम तौर पे एक 6 इंचेस का पराठा जो है, मैं पराठे की बात कर रही हूँ, रोटी नहीं मैं कह रही। पराठे में आप रोटी बनाने के बाद ऊपर देसी घी अगर अप्लाई करें तो वो आपका बेस्ट पराठा है। एक पराठा आपने ले लिया, उसके साथ एक अंडे का इस्तेमाल हो सकता है और एक बाउल दही का इस्तेमाल या लस्सी का। उसी बाउल का दही या लस्सी बनेगा या दही बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है
कि दही हमने अलग खाना है, लस्सी हमने अलग पीनी है, उसके बाद चाय भी हमने पीनी है। अगर चाय का कंजम्पशन आपको रमजान में करना बहुत अच्छा लगता है या आप जरूर करते हैं, या आपकी कैफीन इनटेक जो है वो पूरी नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिल्कुल आप चाय पी सकते हैं। लेकिन चाय बनाने का जो तरीका होगा वो ये होगा कि 1/4 कप जो है वो पानी होगा उसमें, और बाकी 1/4 कप ही दूध होगा। इससे ज्यादा जो है आप चाय ना कंज्यूम करें, क्योंकि चाय डायूरेटिक होती है, आपकी बॉडी में जितना भी पानी होता है उसको ये एब्जॉर्ब करने में और बॉडी से फ्लश आउट करने में मददगार होती है। अब हम ये सोचते हैं, मोस्टली आपने, मैंने, हमने काम पे जाना होता है तो सहर के फौरन बाद हमारा दिल होता है कि हम सो जाएं ताकि 2-4 घंटे जो नींद पूरी करनी है वो हम नींद पूरी कर लें। लेकिन जब हमने डायूरेटिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत एक्सेस में पानी का इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमारा यूरिनेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और हमें नींद नहीं आएगी, हमारी नींद बार बार डिस्टर्ब होती रहेगी। इसलिए कोशिश ये की जाए कि आप 2 ग्लास पानी का इस्तेमाल करें, 1 कप दही या लस्सी का इस्तेमाल कर लिया जाए, 1 पराठा और 1 अंडा। ये हर जो है वो फीमेल है चाहे मेल है उसके लिए एक ये फुल मील है। अगर आप ये सहर कर लेते हैं तो ना तो इससे आपको ज्यादा प्यास लगेगी और ना ही इफ्तार तक आपको भूख लगेगी। अगर हम बात करें कि आपको दूध पीने की शौकीन हैं आप, तो आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। अगर आप दूध का इस्तेमाल सहर में करते हैं, साथ अंडा भी आ रहा है, प्रोटीन भी हो गए, कार्ब्स भी हो गए, आपके फैट्स भी हो गए। जैसे मैंने देसी घी का जिक्र किया था, जहाँ पे फैट्स, कार्ब्स, हर चीज मिल जाती है, वो एक मुतवाजन मुकम्मल ग़िज़ा है, वो आपको भूख नहीं लगने देती। अब अगर मैं बात करूं हमारे इफ्तार की कि इफ्तार क्या होना चाहिए, सबसे पहले जहां मैंने मना किया कि हमारे मशरूबात नहीं होंगे, तो क्या हम ऐसा लेंगे कि हमारी वो जो पानी की प्यास है वो कैसे बुझेगी। इफ्तार करते ही सादे पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, कोशिश की जाए कि पानी में कुछ भी ऐड कर लिया जाए। जैसे नींबू पानी हो सकता है, स्कंजवी जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा नींबू ऐड कर लें, थोड़ा सा नमक हो जाए। अगर मीठा बहुत ज्यादा पसंद है तो हम थोड़े से शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर शहद के बगैर गुजारा हो सकता है तो कोशिश की जाए कि शहद इस्तेमाल ना किया जाए। इसके साथ अगर हम बात करें कि और ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, आजकल मार्केट में वाटरमेलन अवेलेबल है, मेलन अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल है, बहुत सारे वेराइटी में फ्रूट्स हैं हमारे पास। हम उनको पानी में ब्लेंड करके उसका जूस बना के पी सकते हैं। वो हेल्दी भी है हमारे लिए, हमारी फाइबर की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, हमारी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर रहा है, और जितने भी हमारे प्यासे थे सेल्स उनको वो भर देगा और हमारी प्यास जो है वो खत्म हो जाएगी। अगर हम मीठे शरबत पीते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी प्यास खत्म होने की बजाय बढ़ती चली जाती है टाइम के साथ साथ। इसके साथ आप बादामों के शरबत का इंतखाब कर सकते हैं, इलायची का शरबत बनाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी ज़ैनब, आपने बताई, बहुत से मशरूबात के बारे में बताया आपने, और बड़ी हेल्दी डाइट है जिसके बारे में बात कर रही हैं। उम्मीद है आप इसके ऊपर आइंदा जो बाकी दिन थोड़े से रह गए हैं इसके ऊपर अमल करेंगे, अपने आप को स्टफ़ नहीं करेंगे जैसे ज़ैनब कह रही थी कि फ्रिज ना बना लें अपने आप को, बल्कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा खाते हुए अपने जिस्म को भी मुतवाज़न रखें, और इसके नतीजे में ये ना हो कि जब आप रमज़ान ख़त्म करें तो पता चले आपका वज़न बढ़ गया। हम चलते हैं एक ईद के ऊपर रिलीज़ होने वाली फ़िल्म की तरफ, तेरे बादरे दी राखी। सैयद नूर की ये प्रोडक्शन है, सैयद नूर की फ़िल्म है। इसका प्रोड्यूसर वैसे सफदर मलिक हैं, शायरी नामवर शोरा ने लिखी है, और बड़ी ही शानदार कास्ट इसकी मौजूद है। इसकी तशहीर इस वक्त जारी है, ईद उल फितर के ऊपर इसको रिलीज़ करने का इरादा है। मेगा कास्ट है इसमें, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम साइमा, राशिद महमूद, मुस्तफ़ा कुरैशी, शफ़क़त चीमा, इरफान खूसट, खुशबू और बाबर अली, और जन्नत मिर्ज़ा की ये पहली फ़िल्म है। तो मैं आपको चल के इसका ट्रेलर दिखाता हूँ, आप ट्रेलर देखें और इन्जॉय करें। और उम्मीद है कि जिस वक्त ईद करीब होगी तो हम इसकी कास्ट से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी चल के ट्रेलर देखता जी। आपने देखा, जन्नत मिर्ज़ा की पहली फ़िल्म है, जैसे मैं आपको बता रहा था, हीरो भी इसका नया है, और सैयद नूर की ये फ़िल्म ईद उल फितर पे पेश की जा रही है नुमाइश के लिए। उम्मीद यही है कि ये पसंद आएगी। चूड़ियाँ की तरह इसका इस्तकबाल किया जाएगा और चूड़ियाँ की तरह ये बिज़नेस करेगी। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और हमने जो बात करनी है रमज़ान के हवाले से, रमज़ान में हज़ूर अकरम सैयद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हम नात का और नातों का बल्कि
नजराना पेश करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। जी दोबारा जी ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं अना सकीना। रहमतों और बरकतों वाला महीना है रमज़ान का, और हमारी कोशिश होती है इसमें जितने भी सवाब हम भी बटोर सकें बटोर लें, जितने भी सवाब हम हासिल कर सकें हासिल कर लें। उसकी वजह यह है कि हम नातों का हम्द का नजराना जो है वो पेश करते हैं। तो अना हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से सबसे पहले इन्हीं से चलते हैं। अना, कौन सी नात आप सबसे पहले सुनाने जा रही हो हमें? सबसे पहले मैं बहुत खूबसूरत कलाम कोई सलीका है आरज़ू का, वो सुनाना चाहूँगी। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, किसी को एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्हीं से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। अता किया मुझे को दर्द उल्फ़त कहाँ थी, ये पुरख़ता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, मैं इस करम के कहाँ थी काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। बशीर कहिए नज़ीर कहिए उन्हें, सिराज मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम
बसर बसर है कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का। आरज़ू का बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा है आपने। मशहूर कलाम है, उन्हें सिराज मुनीर कही है। बिल्कुल। तो ये कलाम आप खुद चुनती हैं अपने लिए कि उस्ताद हैं कोई, मतलब आपके? सिलेक्शन मेरी अपनी होती है। अच्छा। और मेरी कोशिश होती है कि वो कलाम पढ़े जाएं कि जो मशहूर हैं, मारूफ़ हैं और अच्छा। जिनको अल्लाह पाक ने बहुत कामयाबी अता की है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि ऐसे कलाम लिए जाएं जो सबको आते हैं। खुद सीखा है किसी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी हाफिज़ा कारिया रुबीना रहमतुल्लाह अलैहा, बस उनकी डेथ हो चुकी है। वो मेरी उस्ताद मोहतरम रही हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत प्रमोट किया। और इसके अलावा वक्तन फ़वक्तन और भी जो हैं वो उस्ताद मोहतरम मिलते रहते हैं। और सब सीनियर से मैं सीखती हूँ, सुनती हूँ, फॉलो करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छी सना ख़ान जो है वो अल्लाह ताला ने। ठीक है, अब क्या सुनाइएगा? अब मैं अपना फेवरेट कलाम सुनाऊंगी कि जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत पढ़ती भी हूँ इस हवाले से। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी तीर जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, वो ही बरते हैं झोलियाँ सबकी, वो समझते हैं बोलियाँ सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफ़ा को चले। खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, अब हमें क्या कोई गिराएगा,
गले लगा